हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू फिटर टेक्नो चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर फिटर ट्रेड के क्वेश्चन पेपर को। ये क्वेश्चन पेपर बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है। जो लोग MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, चाहे आप फिटर ट्रेड से हो, टर्नर ट्रेड से हैं या फिर मशीनिस्ट ट्रेड से हैं, यहाँ तक कि वेल्डर तक के लिए ये इम्पोर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि भले ही आप डिप्लोमा किए हुए हैं लेकिन आपको तैयारी इसी लेवल की करना है। तो आप फिटर में अप्लाई कर रहे हैं, टर्नर में, मशीनिस्ट में, किसी में अप्लाई कर रहे हैं, सभी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको आइडिया लगेगा कि किस लेवल के क्वेश्चन आते हैं, कहाँ से उठाया जाता है, प्रैक्टिकल बेसिस है या नॉर्मल है या मॉडरेट लेवल का है, तो सब कुछ आइडिया लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन पेपर है MPITI ट्रेनिंग ऑफिसर फिटर का ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है, जो कि एग्ज़ाम हुआ था 8 नवंबर 2016 को। तो फर्स्ट शिफ्ट का ये क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर बात करें जो क्वेश्चन पूछे गए थे, यहाँ पर टोटल 100 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसको दो पार्टों में डिवाइड किया गया था। ए पार्ट में 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो कि टेक्निकल था, और पार्ट बी में सेकंड पार्ट में 25 क्वेश्चन पूछे गए थे, जो नॉन टेक के थे। तो यहाँ पर हम इस 75 वाले क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो ये फिटर ट्रेड का है। डायरेक्ट चलते हैं जहाँ से स्टार्ट होता है अपना टेक्निकल क्वेश्चन। तो यहाँ पर मैं ओपन कर लेता हूँ। 25 क्वेश्चन के बाद यहाँ पर 25 क्वेश्चन के बाद देख सकते हैं आप लोग, ये फिटर ट्रेड का क्वेश्चन पेपर है। यहाँ पर दिया भी गया है टॉपिक फिटर। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है, विच टाइप ऑफ वाशर इज यूज्ड फॉर लॉकिंग द नट बाय बेंडिंग द वाशर अगेंस्ट द साइड ऑफ द नट। यानी बोला गया है कि नट के किनारे पर वाशर को मोड़कर लॉक करने के लिए किस प्रकार के वाशर का प्रयोग किया जाता है। क्या वहाँ पर टैब वाशर का यूज करते हैं, लॉकिंग प्लेट का, स्प्रिंग वाशर, या फिर लक के साथ वाशर। तो वहाँ पर टैब वाशर का यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो क्या बोला गया है, वाइल ओवर टाइटनिंग द बेंच वाइज विच पार्ट विल गेट डैमेज्ड। यानी बेंच वाइज को यदि आप अत्यधिक कसते हैं तो उस कंडीशन में कौन सा भाग क्षतिग्रस्त होगा। क्या हैंडल होगा, स्पेंडल, बॉडी, या फिर फिक्स जा। तो यहाँ पर हमारा स्पेंडल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है थर्ड नंबर के क्वेश्चन में, कि टेम्परिंग इज डन एट टेम्परेचर। यानी जो टेम्परिंग ऑपरेशन होता है हीट ट्रीटमेंट में, तो वह किस तापमान पर की जाती है। क्या बिलो क्रिटिकल पॉइंट, क्या क्रांतिक बिंदु के नीचे, या फिर एबव क्रिटिकल पॉइंट। क्या क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर, या फिर मेल्टिंग पॉइंट पर, या फिर नन ऑफ द एबव। तो क्रांतिक बिंदु के नीचे बिलो क्रिटिकल पॉइंट में हमारा टेम्परिंग प्रोसेस की जाती है। नेक्स्ट 4 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कि द अप्रोप्रिएट टूल यूज्ड फॉर स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन इज। स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन के लिए प्रयुक्त होने वाला सर्वाधिक उपयुक्त औजार कौन सा है। तो वह होता है हमारा फ्लाई कटर। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 5 नंबर में क्या बोला गया है, स्क्रू थ्रेड ऑफ डिफरेंट फॉर्म आर अवेलेबल इन वेरियस यूजेस फॉर व्हाट इज द ट्रेपेजोडियल थ्रेड यूज्ड। यानी बोला गया है कि विभिन्न प्रकार के स्क्रू धागे विविध उपयोगों के लिए उपलब्ध हैं। समलंबिक धागे का जो समलंबिक प्रकार का होता है, उसका उपयोग किस उद्देश्य के लिए किया जाता है। अब यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या मिल जाता है, फॉर कपलिंग रेलवे वैगन। क्या रेलवे वैगन की कपलिंग में, या फिर फॉर स्पिंडल ऑफ फ्लाई प्रेस्ड एंड स्क्रू जैक्स ETC। क्या फ्लाई प्रेस तथा स्क्रू जैक इत्यादि के स्पिंडलों के लिए, या फिर फॉर इजी एंगेजमेंट एंड डिसएंगेजमेंट ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। यानी संचारण के दौरान, ट्रांसमिशन के दौरान एंगेजमेंट खोलने मतलब बंद करने तथा डिसएंगेजमेंट को आसान, यानी खोलने और बंद करने को आसान करने के लिए तो एग्जैक्ट ट्रेपेजोडियल थ्रेड का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका
राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 6 नंबर में क्या बोला गया है, एन इरेगुलर शेप्ड वर्क पीस इज टर्न्ड ऑन ए स्पिंडल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क होल्डिंग एसेसरी इज यूज्ड। यानी एक अनियमित आकार के वर्क पीस को लेथ पर घुमाया गया, निम्न में से किस वर्क होल्डिंग उपसाधन डिवाइस का प्रयोग किया गया, 3 जाचक, 2 जाचक, ड्राइविंग प्लेट या फिर फेस प्लेट। तो यहाँ पर फेस प्लेट आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 7 नंबर के क्वेश्चन में क्या बोला गया है यहाँ पर कि विच टाइप ऑफ स्क्रैपर इज यूज्ड फॉर स्क्रैपिंग स्मॉल डायमीटर होल्स एंड डिबरिंग द एज ऑफ होल। छोटे व्यास वाले होल यानी छिद्र तथा छिद्रों के उभारों को स्क्रैपिंग के लिए किस प्रकार के स्क्रैपर का प्रयोग किया जाता है। तो वहाँ पर हम ट्रेंगुलर, यहाँ पर कहाँ पर मिल जाता है, 3 स्क्वायर स्क्रैपर या फिर ट्रेंगुलर स्क्रैपर कह सकते हैं। तो इसका उपयोग किया जाता है कहाँ पर, जहाँ पर छोटे व्यास वाले होल होते हैं तथा छिद्रों के उभारों की, होल के उभार जो होते हैं उनकी स्क्रैपिंग के लिए हम जो है ट्रेंगुलर स्क्रैपर या 3 स्क्वायर स्क्रैपर का यूज करते हैं। नेक्स्ट बोला गया है कि एब्रेसिव मटेरियल यूज्ड फॉर लैपिंग टंगस्टन कार्बाइड एंड सिरेमिक्स। टंगस्टन कार्बाइड और सिरेमिक्स की लैपिंग के लिए एब्रेसिव का यानी कौन से एब्रेसिव का उपयोग किया जाता है, डायमंड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, बोरान कार्बाइड या फिर सिलिकॉन कार्बाइड। तो यहाँ पर डायमंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर 9 नंबर में कि ड्रिल चक्स आर फिटेड ऑन द ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल बाय मीन्स ऑफ। यानी ड्रिल चक ड्रिलिंग मशीन पर किसके माध्यम से लगाए जाते हैं, नर्लिंग रिंग के माध्यम से, आर्बर के माध्यम से, ड्रिफ्ट से या फिर पिनियन तथा की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका आर्बर हो जाएगा। यहाँ पर हम डायरेक्टली आंसर की ओर चल रहे हैं, ज़्यादा आप लोगों को समझा नहीं रहे हैं क्योंकि ये ऑलरेडी आप लोगों के पास भी अवेलेबल होगा, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा आप लोगों को समझना है। नेक्स्ट बोला गया है टू सेट एन एंगल यूजिंग साइन बार द हाइट ऑफ स्लिप गेज एंड द लेंथ ऑफ द साइन बार शुड फ्रॉम द रेशियो ऑफ। यानी साइन बार के उपयोग द्वारा एक कोण का निर्धारण करने के लिए स्लिप गेज की ऊंचाई तथा साइन बार की लंबाई का डॉट डॉट अनुपात होता है। तो देखिए यहाँ पर जो अपना साइन बार है कुछ इस तरह से बनता है, जिसमें से ये आपका साइन बार होता है और ये जो है स्लिप गेज की ऊंचाई होती है। और लंब बटा कर्ण किसका होता है, लंब बटा कर्ण बराबर होता है हमारा साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो यहाँ पर साइन थीटा मिल जाता है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फार्मूला फॉर टेपर रेशियो। टेपर रेशियो निकालने का सही सूत्र कौन सा है। तो सही सूत्र होता है के बराबर डी, कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपान एल। तो कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपान एल फर्स्ट ऑप्शन में मिल जाता है। तो ये टेपर रेशियो का फार्मूला होता है। नेक्स्ट बोला गया विच अमंग द फॉलोइंग इंडिकेट द RA वैल्यू ऑफ सरफेस रफनेस ग्रेड N8। निम्न में से कौन सा विकल्प सरफेस रफनेस ग्रेड के N8 का RA मान संकेतक है। तो N8 का जो है 3.2 UM होता है। ठीक है, बाकी इसके पूरा चार्ट होता है जो कि आपके नीमी बुक में या अदर बुक में अवेलेबल है। उसको देखकर आप सभी को टोटल यहाँ पर 12 के आसपास होते हैं, तो उनको याद कर सकते हैं, कहीं से भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट यहाँ पर 13 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है द ड्रिलिंग जिग्स आर यूज्ड फॉर। ड्रिलिंग जिग का उपयोग डॉट डॉट के लिए किया जाता है। तो जो ड्रिलिंग जिग का उपयोग होता है वह ड्रिलिंग, रीमिंग, टैपिंग तथा अन्य इनसे संबंधित कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 14 नंबर के क्वेश्चन में बोला गया है कि द स्प्रिंग टाइप आउटसाइड कैलिपर आर यूज्ड along with steel rule the accuracy of caliper is। यानी बोला गया कि स्टील पैमाने के साथ, स्टील रूल के साथ स्प्रिंग टाइप बहिर्मापी कैलिपर यानी आउटसाइड कैलिपर की बात कही जा रही है। तो यहाँ पर आउटसाइड कैलिपर की बात कही जाए
या फिर एन साइड कैलीपर की बात कही जाए, दोनों के लिए सेम कंडीशन रहेगा। तो यहाँ पर बहिर्मापी कैलीपरों का प्रयोग किया जाता है। कैलीपर की परिशुद्धता क्या है? तो देखिए, जो हमारे स्टील रूल की एक्यूरेसी होती है वह 0.5 मिलीमीटर होती है, यानी मिलीमीटर का दूसरा भाग। ठीक है, तो जब स्टील रूल से ही हम मापते हैं तो ऑलरेडी उसकी भी एक्यूरेसी 0.5 मिलीमीटर ही रहेगी, इसलिए यहाँ पर 0.50 मिलीमीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 15 नंबर में क्या बोला गया है कि विच टाइप ऑफ चीजल यूज्ड फॉर कटिंग कीवेज ग्रुप्स एंड स्लॉट। कीवेज ग्रुप्स तथा स्लॉट की कटिंग के लिए किस प्रकार के छेनी का उपयोग किया जाता है? तो कीवेज हो, ग्रुप्स या स्लॉट, उसके लिए हम जो है क्रॉस कट चीजल का यूज करते हैं। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि व्हाट विल हैपन इफ स्पेंडल थ्रेड आर वर्न आउट इन ए गेट वाल्व। क्या होगा यदि गेट वाल्व में स्पेंडल थ्रेड जो मतलब स्पेंडल है उसकी चूड़ी क्षतिग्रस्त हो जाए, तो वह क्या होगा? स्पेंडल के मोड़ने पर वाल्व का बंद होना, यानी बंद होना, खुलना बंद हो जाएगा। यहाँ पर यही राइट आंसर आपका हो जाएगा कि जब स्पेंडल मुड़ जाएगा तो उस कंडीशन में वाल्व का चालू होना और बंद होना वो बंद हो जाएगा, मतलब बंद होना चालू होना। नेक्स्ट बोला गया है कि विच वन इज नॉट द कॉमन टाइप ऑफ कोल्ड चीजल। इनमें से कौन सा कोल्ड चीजल का प्रकार नहीं है? फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड नोच चीजल, राउंड चीजल। तो राउंड चीजल जो है हमारा कोई कोल्ड चीजल का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट बोला गया था 18 नंबर के क्वेश्चन में कि द पार्ट ऑफ वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर विच इज नॉर्मली यूज्ड एज रेफरेंस बेस फॉर मेजरिंग एंगल इज। यानी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर का वह भाग जिसका उपयोग कोण के मापन के लिए रेफरेंस बेस के रूप में प्रयुक्त होता है, तो वह कहलाता है हमारा स्टॉक। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो टेपर सरफेस के कांटेक्ट में आती है वह कौन सा होता है? हमारा ब्लेड होता है। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोला गया है? द टेल स्टॉक बैरल हैज एन इंटरनल टेपर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड टेपर इज प्रोवाइडेड इन द बैरल बोर। यानी टेल स्टॉक में जो बैरल होता है उसमें एक आंतरिक टेपर कटा होता है। तो बैरल बोर में निम्न में से कौन सा मानक टेपर प्रदान किया जाता है? तो वहाँ पर जो है कौन सा टेपर प्रयोग किया जाता है? मोर्स टेपर सेकंड ऑप्शन में मिल जाता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर मोर्स टेपर आपको मिल जाता है, तो मोर्स टेपर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 20 नंबर की क्वेश्चन में क्या बोला गया है? द चार्ज इज फेड इनटू द ब्लास्ट फर्नेस थ्रो द। यानी ब्लास्ट फर्नेस बात्या भट्टी में आवेश को किसके माध्यम से प्रदान किया जाता है? तो थ्रोट के माध्यम से जो है प्रोवाइड कराया जाता है। नेक्स्ट बोला गया है कि जैनी कैलीपर इज यूज्ड टू फाइंड द। जैनी कैलीपर का उपयोग क्या ज्ञात करने के लिए किया जाता है? एक्सटर्नल साइज ऑफ राउंड बार, इंटरनल साइज ऑफ राउंड बार, सेंटर ऑफ राउंड बार या फिर एंगल। तो हम जैनी कैलीपर के माध्यम से किसी राउंड बार का सेंटर फाइंड आउट कर सकते हैं। सेंटर ऑफ राउंड बार थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 22 नंबर में बोला गया है फॉर साविंग कास्ट आयरन द कूलेंट शुड बी। यानी जो संकुचित लोहा है, कास्ट आयरन है, तो उसको आरी से काटने के लिए किस कूलेंट का प्रयोग किया जाता है? तो उसमें ड्राई एयर का यूज किया जाता है, किसी भी कूलेंट का प्रयोग नहीं किया जाता, क्योंकि वहाँ पर ग्रेफाइट के गुण होते हैं और यदि ग्रेफाइट में हम यूज करेंगे कूलेंट तो वह कीचड़ बनाएगा। नेक्स्ट बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैटेगरी। यानी निम्न में से कौन सा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक कैटेगरी में आता है? तो वह एपॉक्सी है। बाकी सेलुलोसिक, नायलॉन, पॉलीथीन ये सब नहीं आएंगे। नेक्स्ट बोला गया है इन द हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस एनलिंग इज डन टू। यानी हीट ट्रीटमेंट ऊष्मा उपचार प्रक्रिया में एनलिंग डॉट डॉट के लिए किया जाता है। क्या इस्पात को दृढ़ित करने के लिए, यानी टफन द स्टील, सॉफ्टन द स्टील, हार्डन द स्टील या फिर इंड्यूस ब्रिटलनेस,
क्या भुरभुरा उत्पन्न करने के लिए? तो राइट का आंसर हो जाएगा कि इस्पात को कोमल बनाने के लिए, शार्पन द स्टील के लिए जो है एनलिंग प्रोसेस की जाती है। मशीनेबिलिटी गुण। नेक्स्ट बोला गया है विच एंगल मेक द रैक एंगल इन ए ट्विस्ट ड्रिल। ट्विस्ट ड्रिल में रैक कोण कौन सा बनाता है? तो वह हमारा हेलिक्स एंगल होता है जो कि रैक कोण का निर्माण करता है। नेक्स्ट 26 नंबर में बोला गया है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज एंड मिनिमम लिमिट ऑफ साइज नाउ एज। यानी साइज की अधिकतम सीमा तथा साइज की न्यूनतम सीमा के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है टॉलरेंस, सहिष्णुता। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है यहाँ पर फिटर में था, लेकिन ये मिलिंग से रिलेटेड था, इसलिए इसको हटा लिया गया। नेक्स्ट बोला गया है 28 में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट्स विल फर्स्ट फेल ड्यू टू इंक्रीज द टेम्परेचर। यानी तापमान में बढ़ोतरी होने पर निम्न में से कौन सा जॉइंट जोड़ सबसे पहले असफल होगा यानी टूटेगा? सॉफ्ट सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, वेल्डिंग या फिर रिवेटिंग। तो इसमें सबसे पहले सॉफ्ट सोल्डरिंग जो है विफल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 29 नंबर में बोला गया है फॉर व्हाट इज पैन हेड रिविट। पैन हेड रिविट किस चीज़ के लिए उपयुक्त होता है? जनरल वर्क, स्ट्रक्चरल वर्क, हैवी वर्क या फिर लाइट वर्क। तो पैन हेड रिविट का जो है कहाँ पर यूज किया जाता है? स्ट्रक्चरल वर्क में किया जाता है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 30 नंबर भी जो है यहाँ पर कैंसिल कर दिया था, लेकिन क्वेश्चन सही है कि द एरर केस्ड ड्यू टू पार्टिकल्स ऑफ डस्ट ऑन द मेजरिंग फेस ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड। मेजरिंग फेस जो होता है हमारे इंस्ट्रूमेंट का तो उसमें धूल कण के कारण जो एक परत बन जाती है, पृष्ठ पर जमी धूल के कारणों के कारण होने वाली जो एरर होती है, तो उसको कौन सा एरर बोलते हैं? तो उसे कॉन्टैक्ट एरर बोला जाता है। यहाँ पर संपर्क त्रुटि आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 31 में बोला गया है कि लैपिंग का उद्देश्य क्या है? द पर्पज ऑफ लैपिंग इज टू। तो लैपिंग का उद्देश्य होता है कि प्रोड्यूस हाई सरफेस फिनिश एंड एक्यूरेसी, यानी उच्च सरफेस फिनिश तथा परिशुद्धता को प्राप्त करना, ये लैपिंग का उद्देश्य होता है। नेक्स्ट यहाँ पर 32 नंबर में बोला गया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सोल्डरिंग आयरन इज यूज्ड फॉर स्ट्रेट सोल्डरिंग पॉइंट। स्ट्रेट सोल्डरिंग पॉइंट के लिए निम्न में से किस प्रकार के सोल्डरिंग आयरन का प्रयोग किया जाता है? तो वहाँ पर हैचिंग टाइप सोल्डरिंग आयरन का यूज किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ फ्लक्स इन ब्रेज वेल्डिंग। निम्न में से क्या ब्रेज वेल्डिंग के में फ्लक्स का कार्य नहीं है? अब ऑप्शन मिल जाता है केमिकली क्लीन द जॉइंट, क्या जोड़ को रासायनिक रूप से साफ करना, ये तो होता है। एवोपरेट बिफोर मेल्टिंग द फिलर मेटल, फिलर धातु को पिघलाने से पहले वाष्पीकृत करना। तो यही हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये फ्लक्स का कार्य नहीं है। बाकी जोड़ से अशुद्धियाँ हटाना भी है, संगलित फिलर धातु का निर्बाध प्रवाह करना, ये भी सही है, लेकिन ये वाला ऑप्शन आपका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि द फ्लैंक एंगल एंड द फॉर्म ऑफ फाइन स्क्रू थ्रेड कैन बी चेकड बाय यूजिंग। यानी फाइन स्क्रू थ्रेड का पार्श्व कोण तथा स्वरूप की जांच के लिए क्या उपयोग किया जाता है? प्लग गेज, थ्रेड माइक्रोमीटर, ऑप्टिकल प्रोजेक्टर या फिर स्वैप गेज। तो वहाँ पर ऑप्टिकल प्रोजेक्टर का यूज किया जाता है। थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 35 नंबर में बोला गया है मैलिएबिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स विच हेल्प टू मैन्युफैक्चर। आघातवर्धनीयता धातु का वह गुण है जो किसके निर्माण में? तो वह पतली सीटों के निर्माण में मदद करता है। थर्ड ऑप्शन इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 36 नंबर में बोला गया है पर्पज ऑफ टेम्परिंग स्टील इज, यानी स्टील की टेम्परिंग का उद्देश्य क्या होता है? तो कठोरता और दृढ़ता को नियंत्रित करना भी टेम्परिंग का उद्देश्य होता है। भुरभुरा कम करना, यानी जो है ब्रिटलनेस को
कम करना ये भी उद्देश्य होता है। आंतरिक तनाव तथा ऐंठन मुक्त करना यानी रिलीव इंटरनल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन। तो यहाँ पर तीनों राइट आंसर है, इसलिए डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग फॉर चेंजिंग द स्ट्रक्चर ऑफ स्टील फॉर ऑब्टेनिंग द रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी कॉल्ड। यानी बोला गया है कि वांछित गुणधर्म प्राप्त करने हेतु स्टील की संरचना में बदलाव करने के लिए की जाने वाली तापन तथा शीतलन की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो वही तो हमारा हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया है द इंक्लूडेड एंगल ऑफ लाइफ सेंटर नोज इज। लाइफ सेंटर का जो इंक्लूडेड एंगल होता है तो वह कितना होता है? वह जो है 60 होता है, जो कि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन में मिल जाता है लाइफ सेंटर का भी। नेक्स्ट क्या बोला गया है कि साइन बार के साथ कोण की सेटिंग करते समय समकोण की कौन सी भुजा साइन बार को निरूपित करती है? तो समकोण की कौन सी भुजा, जैसे कि समकोण बनता है वहाँ पर, तो कौन सी भुजा जो है हमारे साइन बार को निरूपित करती है? तो ये कर्ण वाली भुजा जो है विकर्ण हाइपोटेनस साइड जो है राइट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन विकर्ण भुजा। नेक्स्ट बोला गया है कि वाइल ड्रिलिंग इन लेथ द ड्रिल चक इज हेल्ड इन द। तो यदि हम लेथ में ड्रिलिंग कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो है ड्रिल हमारा टेल स्टॉक यानी पुच्छ दंड में स्थापित होगा। नेक्स्ट 41 नंबर में बोला गया है कि साइन बार के उपयोग के द्वारा कोणों के मापन के लिए स्लिप गेजों की ऊंचाई तथा साइन बार की लंबाई के मध्य के अनुपात के अनुसार निर्मित कोण होता है। तो यहाँ पर साइन बार की लंबाई कहाँ पर मिल जाती है? थर्ड ऑप्शन में। तो ये थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट 42 नंबर में क्या बोला गया है कि विच वन ऑफ द मार्किंग मीडिया टेक्स लॉन्गर टाइम टू ड्राई। निम्न में से कौन सा मार्किंग मीडिया सूखने में सर्वाधिक समय लेता है? तो जो प्रशियन ब्लू होता है यह सूखने में अधिक समय लेता है, लेकिन जो रेखाएं होती हैं बहुत स्पष्ट दिखाई देती हैं। लेकिन जो है हमारा ये सेलुलोज लैकर जो होता है ये बहुत फास्ट सूखता है, लेकिन ये बाज़ार में महंगा होता है। द इंक्लूडेड एंगल ऑफ वी ब्लॉक इज ऑलवेज। तो वी ब्लॉक का जो इंक्लूडेड एंगल होता है हमेशा 190 डिग्री का होता है। नेक्स्ट बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन इज नॉट डन ऑन ए वर्क पीस हेल्ड बिटवीन सेंटर। निम्न में से कौन सा ऑपरेशन केंद्रों के बीच केंद्रों के मध्य रखे हुए वर्क पीस पर नहीं किया जा सकता? यानी जाप को सेंटर टू सेंटर होल्ड करके कौन सा ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है? क्या नर्लिंग है, प्लगिंग द्वारा अंडर कटिंग, थ्रेड कटिंग या फिर पार्टिंग ऑफ? तो पार्टिंग ऑफ हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि वहाँ दोनों भाग अलग अलग निकलेंगे तो वहाँ दुर्घटना हो जाएगी। नेक्स्ट बोला गया है कि इन बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर 1 डिग्री इज डिवाइडेड इन टू हाउ मनी बर्नियर डिवीजन। यानी बर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में एक अंश कितने बर्नियर डिवीजनों में विभाजित होता है? तो वह 12 बर्नियर डिवीजन में डिवाइड होता है। नेक्स्ट 46 नंबर में क्या बोला गया है कि लेथ का हेड स्टॉक की स्पिंडल नोज पर प्रयुक्त होने वाला टेपर। तो यहाँ पर भी मोस्ट टेपर आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 47 नंबर में कि वेल्डिंग में नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट होता है। क्या टेंसाइल है, इम्पैक्ट है, फैटिज है या फिर रेडियोग्राफिक? तो रेडियोग्राफिक आपका राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट जो होते हैं वो रेडियोग्राफिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 48 नंबर में बोला गया है कि हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल के सामान्य संयोजन का अनुपात 18:4:1 है। इसमें 18 क्या है? तो 18 हमारा क्या क्रोमियम है, टंगस्टन है, कोबाल्ट है या फिर वैनेडियम? तो देखिए इसमें जो 18:4:1 होता है इसमें हमारा 18 टंगस्टन होता है, 4 क्रोमियम होता है और 1 जो है वैनेडियम होता है। तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं क्रोमियम
और वैनेडियम ये होता है। तो यहाँ पर हमारा टंगस्टन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर कि 1 मीटर इज इक्वल टू, 1 मीटर कितने मिलीमीटर के बराबर होता है? तो 1 मीटर 1000 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है 50 नंबर में कि संघटक के अधिकतम साइज की सीमा तथा इसके संगत आधार के मध्य अंतर होता है, वो अपर डेविएशन के अंतर्गत आ जाता है। सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 51 नंबर में बोला गया है कि इफ़ द डायमेंशन ऑफ ए कंपोनेंट इज फिनिश्ड विद इन द लिमिट ऑफ साइज देन इट विल बी एन, यानी यदि संघटक की बीमा साइज की सीमाओं के भीतर परिष्कृत की जाती है तो यह होगा न्यूनतम साइज, मूल साइज, स्वीकार साइज, तो वह एक्सेप्टेबल साइज होगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर 52 नंबर में कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रीजन फॉर एक्सीडेंट, निम्न में से क्या दुर्घटना का एक कारण नहीं है? क्या जोखिम के बारे में जानकारी ना होना, तो ये तो दुर्घटना का कारण है। नेग्लिजेंस यानी उपेक्षा, ये भी है। उपकरणों का अनुचित उपयोग, तो इससे भी दुर्घटना होगी, एक्सीडेंट। यूजिंग ग्लव्स, ग्लव्स का उपयोग कोई हमारा दुर्घटना का कारण नहीं है, ये तो एक सेफ्टी ही है। नेक्स्ट बोला गया द जिग विच डजंट हैव ए बेस बट कैन बी सेट ओवर द जॉब ऑफ द ड्रिलेड इज कॉल्ड, ऐसे जिग जिसमें बेस नहीं होता लेकिन ड्रिल किए जाने वाले जाप पर सेट किया जा सकता है कहलाता है, तो वह चैनल जिग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पर राइट आंसर की ओर जा रहे हैं ताकि आप लोगों का समय खराब ना हो। द नैरो एंड थिन पार्ट ऑफ ए फाइल विच फिट इनटू द हैंडल इज कॉल्ड, फाइल की संकरा तथा पतला भाग जो हैंडल में फिट होता है तो वो क्या कहलाता है? टैंक कहलाता है। नेक्स्ट क्या बोला गया है यहाँ पर कि ड्यू टू कंटिन्यूअस रबिंग ऑफ द बेल्ट ऑन द सरफेस पुल्ली द बेल्ट गेट्स ड्राइड अप ड्यू टू friction and heat generated. This cases the belt to slip. Which of the following material is applied on their inner face of the belt to reduce belt slip? बोला गया है कि बेल्ट की सतह घिरनी पर लगातार यानी जो पुल्ली होती है उस पर लगातार रगड़ने के कारण बेल्ट घर्षण तथा उत्पन्न ऊष्मा के कारण शुष्क हो जाती है यानी ड्राई हो जाती है। इसके कारण बेल्ट फिसलने लगता है, स्लिप करने लगता है। तो बेल्ट की फिसलन रोकने के लिए इसके भीतर पृष्ठ पर निम्न में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? एमरी या कोरंडम, टाइलो और पाउडर रेडी, नायलन और टेफ्लॉन, या फिर डी ऑप्शन में मिल जाता है जिंक और चॉक पाउडर। तो यहाँ पर टाइलो और पावर्ड रेजिन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला 56 नंबर में कि उच्च गति वाले शीर्ण चक्र यानी जो है व्हाट टाइप ऑफ बॉन्ड इज यूज्ड इन हाई स्पीड ग्राइंडिंग व्हील, उच्च गति वाले शीर्ण चक्र में किस प्रकार के बॉन्ड का उपयोग किया जाता है? तो वहाँ पर रेजोनाइड बॉन्ड का प्रयोग किया जाता है। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर रेजोनाइड सी में है। नेक्स्ट 7 नंबर में बोला गया विच टाइप ऑफ गेज इज यूज टू चेक द इंटरनल थ्रेड, तो इंटरनल थ्रेड चेक करना है तो थ्रेड प्लग गेज, स्क्रू थ्रेड प्लग गेज जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि यहाँ पर स्क्रू थ्रेड प्लग गेज यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में मिलता है। नेक्स्ट 58 में बोला गया है कि हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस में नॉर्मलाइजिंग यानी सामान्यीकरण किसके लिए किया जाता है? मशीनेबिलिटी में सुधार करने के लिए, ग्रेन स्ट्रक्चर को परिष्कृत करने के लिए, तो एग्जैक्ट रिफाइन द ग्रेन स्ट्रक्चर के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट 59 नंबर में बोला गया है कि कार्बन डिजॉल्व्ड इन आयरन टू फॉर्म ए सॉलिड सॉल्यूशन इज कॉल्ड, ठोस विलयन बनाने के लिए कार्बन का लोहे में घुलना क्या कहलाता है? सीमेंटाइट, फेराइट, पियरलाइट या फिर आस्टेनाइट। तो यहाँ पर फेराइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। सॉलिड सॉल्यूशन की बात कर रहा है इसलिए फेराइट आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट बोला गया कि छिद्र की टेप द्वारा थ्रेडिंग करने के बाद ऐसा पाया गया कि थ्रेड का क्रेस्ट यानी पूर्ण रूप से निर्मित नहीं हुआ है, तो इस त्रुटि के लिए निम्न में से कौन सा कारण
हो सकता है। तो इसके लिए होल साइज स्लाइटली मोर देन द टैप ड्रिल साइज, होल साइज स्लाइटली मोर देन द टैप ड्रिल साइज, छिद्र का आकार टैप ड्रिल के आकार से थोड़ा सा बड़ा होना। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 61 में बोला गया है कि जब शाफ्ट को डॉट डॉट हो तो शाफ्ट को जोड़ने के लिए कपलिंग का प्रयोग किया जाता है, यानी कपलिंग आर यूज टू कनेक्ट द शाफ्ट व्हेन द शाफ्ट आर, यानी शाफ्ट क्या स्थायी रूप में होना चाहिए, डिसकनेक्टेड ऑप्टेन, यानी कभी कभी डिसकनेक्ट करना हो मिस अलाइनमेंट के लिए, या फिर जब कभी कभी डिसकनेक्ट करता हो तो दो शाफ्टों के मध्य मामूली असंरेखण को ठीक करने के लिए। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन, आई थिंक फोर ऑप्शन है। 62 नंबर में बोला गया है कि ड्रिल किए गए छिद्र को बड़ा करने के लिए जिस औजार का प्रयोग किया जाता है तो उसे बोला जाता है बोरिंग टूल। बोरिंग से ड्रिल किए छिद्र को बढ़ाया जाता है, जिसको अपने गांव भाषा में बर्मा भी बोलते हैं, राड बर्मा, या फिर मेल बोलते हैं, मेल चलवा दो, तो वो सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट बोला गया है 63 में कि गैस कटिंग के दौरान नोजल कहाँ पर होना चाहिए, टच द वर्क, क्या वर्क पीस को टच करना चाहिए, या फिर इन 2 mm अवे फ्रॉम वर्क, B5 mm अवे फ्रॉम वर्क, तो वर्क से 5 मिलीमीटर की दूरी पर होना चाहिए। यहाँ पर थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 64 में बोला गया द डेप्थ बार ऑफ वर्नियर कैलीपर इज अटैचड विद, वर्नियर कैलीपर की डेप्थ बार किससे संलग्न रहती है, मेन स्केल से, फिक्स जा से, स्क्रू से, या फिर मूवेबल जा। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा मूवेबल जा होगा। नेक्स्ट क्या बोला है 65 नंबर में कि लेथ का हेड स्टॉक डॉट डॉट में स्थित होता है, तो लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द लेथ बेड, लेथ बेड के बाएं सिरे पर जो है हेड स्टॉक होता है, दाएं सिरे पर जो है टेल स्टॉक होता है। ब्रोचिंग इज द प्रोसेस इन विच, यानी जो ब्रोचिंग प्रोसेस होती है तो क्या होती है, वह एक उपकरण को छिद्र या सतह के माध्यम से पुश या पुल करता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सेकंड ऑप्शन। यहाँ पर 67 नंबर में बोला गया है कि मानक मीट्रिक सेल्फ होल्डिंग टेपर का टेपर रेशियो कितना होता है, तो 1:20 होता है। ये याद रखना बहुत इम्पोर्टेंट है। फोर्ज में हुड का कार्य क्या होता है, जो ढक्कन होता है उसका वर्क क्या होता है, तो ऊष्मा को मतलब धुआं तथा धूल को भट्ठी से बाहर निकालना उसका वर्क होता है। नेक्स्ट बोला गया है कि सोल्डरिंग में फ्लक्स का यूज किया जाता है, तो उसका कार्य क्या है, सोल्डरिंग सतह को ऑक्साइड मतलब सोल्डरिंग सतह से ऑक्साइड को हटाना, संक्षारण यानी कोरोजन से प्रिवेंट करना, गीली सतह को प्रोन्नत करना। तो ऑल ऑफ द एबव राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोला गया है, यहाँ पर चिन्हीकरण उद्देश्य के लिए प्रयुक्त होने वाले इंजीनियरिंग हथौड़े का भार क्या होता है, तो वो 250 ग्राम होता है। कई बुकों में इसको जो है 300 ग्राम भी दिया है, तो उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि 250 ग्राम वाले हैमर के हैंडल की लंबाई कितनी होती है, आप लोग बताइए। 200 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर, 300 मिलीमीटर, या फिर 325 मिलीमीटर, क्या राइट आंसर होगा, आप लोग हमें कमेंट करके इसका बताइए। नेक्स्ट क्या बोला है 71 नंबर में कि पतली ट्यूबिंग यानी चोंगा की कटिंग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त हैक्सा ब्लेड की पिच क्या होती है। फॉर कटिंग थिन ट्यूबिंग द मोस्ट सूटेबल पिच ऑफ द हैक्सा ब्लेड इज 1.8 मिलीमीटर, राइट आंसर हो जाएगा, या फिर 1.4 मिलीमीटर राइट आंसर होगा, 1 मिलीमीटर, या फिर 0.8 मिलीमीटर। तो देखिए पतली ट्यूब को आप काट रहे हैं तो वहाँ पर कोशिश करेंगे कि उसके पिच कम से कम हो, यानी ज़्यादा से ज़्यादा दांतें उसके हमारे धातु के संपर्क में रहें। तो उसका राइट आंसर जो होगा 0.8 मिलीमीटर राइट आंसर हो जाएगा।
कोर्स पिच के लिए 1.8 मिलीमीटर का प्रयोग किया जाता है। एज पर इंडियन स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ लिमिट एंड फिट्स देयर आर 18 ग्रेड ऑफ फंडामेंटल टॉलरेंस। द ग्रेड ऑफ फंडामेंटल टॉलरेंस रेंज फ्रॉम, यानी लिमिट तथा फिटों की भारतीय मानक प्रणाली के अनुसार मूलभूत सहिष्णुता के 18 ग्रेड हैं। तो मूलभूत सहिष्णुता के ग्रेडों का रेंज क्या है, परास क्या है, तो वह है IT 01, IT 0, IT 1, IT 2 और ऐसे करके IT 16 तक होता है। तो 16 ये हो जाएगा और 2 ये हो जाएंगे, यानी टोटल 18 ग्रेड ऑफ टॉलरेंस होते हैं BIS के अनुसार। तो यहाँ पर सेकंड ऑप्शन में मिल जाता है, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर में बोला गया है यहाँ पर कि अच्छा ड्रिल सीरीज में सबसे बड़ा ड्रिल साइज डॉट डॉट के बराबर होता है, तो 10.49 मिलीमीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट बोला गया है यहाँ पर कि चूज द बेस्ट डिवाइस टू होल्ड एंड लोकेट ए राउंड बार ड्रिलिंग। राउंड बार ड्रिलिंग को ज्ञात करने तथा पकड़ने के लिए सर्वश्रेष्ठ यंत्र का चयन कीजिए। राउंड बार ड्रिलिंग को ज्ञात करने तथा पकड़ने के लिए हमको सबसे अच्छा टूल कौन सा है, तो राउंड बार के लिए बात की गई है, इसलिए यहाँ पर भी ब्लॉक आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट एंड आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पर 75 नंबर का कि द डिस्टेंस ए ड्रिल मूव्स इनटू द वर्क फॉर ईच रेवोल्यूशन ऑफ द स्पिंडल इज कॉल्ड। स्पिंडल के प्रत्येक परिक्रमण पर, चक्कर पर ड्रिल द्वारा जाप के भीतर प्रवेश होने वाली दूरी क्या कहलाती है, तो वह ड्रिल की फीड यानी फीड ऑफ ए ड्रिल जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने 75 टेक्निकल क्वेश्चन को डिस्कस किया। यदि आप लोग इस PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके लिए कैसे डाउनलोड करना है मैं कल आप लोगों के लिए वीडियो जो है प्रोवाइड करा दूंगा। तो वहाँ पर सभी ट्रेड वाले, ITI के सभी ट्रेड, डिप्लोमा वाले अपने अपने ट्रेड का जो है पिछला क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट जो अपना रहेगा तो 2016 वाला ही क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे, लेकिन अगला जो वीडियो होगा वो टर्नर से रहेगा, यानी टर्नर वाले पेपर को हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन वो सबकी ज़रूरी है, ऐसा नहीं कि टर्नर का है तो टर्नर वाले ही पढ़ सकते हैं, फिटर वालों के लिए भी ज़रूरी है, टर्नर वालों के लिए भी और मशीनिस्ट वालों के लिए। तो जो भी इस चैनल में वीडियो आती हैं वो तीनों ट्रेडों के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगी। तो उस हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन करिए, पढ़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।